हेलो एवरीवन। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पे इंडियन इको के, जिसका नाम है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स या इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। और उसमें देखते हैं कि असर्शन और रीजनिंग के क्या क्या क्वेश्चंस हैं। आई एम श्योर बहुत बढ़िया क्वेश्चन होंगे, बहुत यूज़फुल होंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत स्लो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सो रीजनिंग असर्शन का जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो वो ये कहता है कि उसका जो असर्शन है, जो स्टेटमेंट है, वो कहता है द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो हमारी पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, सुना ही होगा, और उससे हम सेल्फ सफिशिएंट बने ही हैं। तो मुझे तो ये ट्रू स्टेटमेंट लग रही है। और रीज़न अगर मैं देखूँ तो प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। सो मतलब जो हम सोच रहे थे कि लोग एग्रीकल्चर को छोड़ देंगे और दूसरी जगहों पे जाएंगे, वो भी आप मान के चलिए कि वो सारी चीज़ें जो हैं हमने जो सोची वैसा नहीं हुआ। तो दो चीज़ों के ऊपर फोकस बना हुआ है इसमें, और हमारे पास ऑप्शंस में है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड है बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation. Assertion A is true but reason is false, और assertion A is false but reason is true। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विच मीन्स कि बोथ assertion and reason are true, मतलब अपने आप में दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं और करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, बट रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ध्यान से देखो। असर्शन कहता है कि हाँ, हमारे मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, और उससे हम सेल्फ सफिशिएंट हुए थे फूड ग्रेन में, तो ट्रू है। रीज़न को मैं जब देखता हूँ तो वो दिखता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर दे डिड नॉट डिक्लाइन, वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट ट्रू है। बट क्या जो रीज़न है नीचे वाली स्टेटमेंट, क्या वो ऊपर वाले की एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि ऊपर वाला तो बात कर रहा है पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन और हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, लेकिन नीचे वाला ना तो लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा है ना सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट तो है बट ऊपर वाले से लिंक नहीं है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है। आई एम श्योर आप लोग एग्री करेंगे इससे। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल्दो अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन भी हो सकती है कुछ बच्चों को, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है असर्शन में कि प्रायर टू 1960s फार्मर्स वर यूज्ड टू डू फार्मिंग विथ ट्रेडिशनल सीड्स एंड ओल्ड इम्प्लीमेंट्स। ट्रू है, क्योंकि 1960 से पहले तो उनके पास कुछ था ही नहीं, पुराने टूल्स थे, ट्रेडिशनल सीड्स थी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं आया था। और लेट 1960 में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था 1966 में, और स्पेशली इन द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ध्यान से देखूँ दोनों स्टेटमेंट को और अपने ऑल्टरनेटिव्स को देखूँ, तो क्या वो ए है, क्या वो बी है, क्या वो सी है, और या क्या वो डी है। तो इसका भी करेक्ट आंसर मेरे को बी लग रहा है, और बी है क्योंकि असर्शन और रीज़न अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट्स हैं जो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन रीज़न उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार फिर से समझ लो। इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर देखो क्या लिखा है। ऊपर लिखा है कि भाई 1960 से पहले हम फार्मिंग करते थे ओल्ड इम्प्लीमेंट से और ट्रेडिशनल सीड्स से। ठीक है, करते थे। और नीचे का जो रीज़न है, तो उसका रीज़न नहीं दिया हुआ। ये तो बता रखा है कि 60 के बाद क्या हुआ, कि हम मॉडर्न टेक्निक पे चले गए और ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया। तो ऊपर का रीज़न नहीं है ये। रीज़न अगर लिखा होता ना, क्योंकि कई बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर बताइए रीज़न होता तो क्या होता, तो रीज़न होता तो हम लिखते कि भाई हम ट्रेडिशनल सीड्स और ओल्ड इम्प्लीमेंट्स पे इसलिए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कोई भी प्रॉपर पॉलिसी एग्रीकल्चर की नहीं बनाई थी बिटवीन 1947 टू 1960, या फिर जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम चल रहा था वही चलने दिया, या गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ उस वक्त कुछ और थी। तो दैट कैन बी अ रीज़न, बट ये नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिर से बी पार्ट है, विच मीन्स असर्शन और रीज़न अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा बेसिकली बात करता है असर्शन पे, ए पे, एंड उस पर वो कहता है कि सेल्फ रिलायंस एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ नेसेसरी फॉर इंडिया इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री स्पेशली फॉर फूड। तो सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, किया भी हमने, और ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम होती जाए बाकी कंट्रीज़ पे। और इसका रीज़न दिया हुआ है द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स गेव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस बाय अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स दिख रही हैं। ऊपर वाली स्टेटमेंट बात करती है कि सेल्फ रिलायंस हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्यों ज़रूरी था उस टाइम पे, क्योंकि हमारा टारगेट था कि हम डिपेंडेंट ना रहे।
और नीचे वाला साथ ही साथ ये भी कहता है कि हमने पहले 7 ईयर प्लान्स पे सेल्फ रिलायंस को इम्पोर्टेंस दी बाय अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स। तो लेट अस सी कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन दिखती है। इसका करेक्ट आंसर ए है। और ए क्यों है मैं बताता हूँ आपको। ए इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपको ये क्लियरली दिख जाएगा कि ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है सेल्फ रिलायंस को लेके और जो नीचे लिखी हुई है, तो नीचे वाली उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि वो जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा सेल्फ रिलायंस का और उसकी वजह से हमारी डिपेंडेंस कम हुई, वो क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि हमने पहले 7 ईयर 5 प्लान पे सेल्फ रिलायंस को इंपॉर्टेंस दी, इसलिए हुई। तो नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो उसका करेक्ट रीज़न है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है। एंड नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है import substitution policy during 1950 to 1990 was pursued to save foreign exchange and to protect domestic industries from foreign competition to become self sufficient। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने import substitution की जो पॉलिसी लॉन्च की थी फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए की थी, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए की थी, बिल्कुल की थी। और नीचे का जो रीज़न है अगर आप उसको पढ़ो वो कहता है कि अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ये तो फॉल्स है, आउटराइटली फॉल्स है। कितनी कैटेगरीज में था? 3 में था, आपने भी पढ़ा हुआ है। तो नीचे वाला तो फॉल्स है और ऊपर वाला ट्रू है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो इसमें से देखो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि असर्शन ये ट्रू है और रीज़न इसका फॉल्स है। सो ये मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ठीक से नहीं पढ़ा या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी ठीक से नहीं पढ़ी अपने नोट्स में से, अपनी बुक में से या वीडियो लेक्चर्स में से, तो मैं फंस जाऊंगा। तो असर्शन रीजनिंग मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है कि मुझे पढ़ना होगा, रीड करना होगा, कॉन्सेप्ट अपने ठीक करने होंगे। और मुझे लगता है कि इंडियन इको में ये एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि पैराग्राफ लिखने से बच्चे डरते थे और वहाँ पे उनको 6 में से 5 मिल सकते थे, 5.5 मिल सकते थे। यहाँ पे पूरे मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर 2 इंडियन इको विच इज़ इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 to 1990 का हमने रीजनिंग असर्शन किया है। आई एम श्योर समझ में आया होगा। टेक केयर।